व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इंग्लिश ऑथर पॉल स्कॉट का बहुत ही फेमस नॉवल द ज्यूवल इन द क्राउन। पॉल स्कॉट 1920 को लंदन में पैदा हुए। 1943 में 22 साल की उम्र में स्कॉट को इंडिया में कमीशन्ड ऑफिसर बना दिया गया। तब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी। इंडिया आकर स्कॉट ने यहाँ के हालात एक्सपीरियंस किए और देखा कि ब्रिटिशर्स इंडिया पर हुकूमत कर रहे हैं। फिर कुछ अरसे बाद स्कॉट आर्मी छोड़कर लंदन वापस चले गए और एक लिटरेरी एजेंट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। फिर 1964 में स्कॉट एक रिसर्च ट्रिप पे इंडिया दोबारा चले गए। डिफरेंट लोगों के इंटरव्यूज़ लिए, डॉक्यूमेंट्स पढ़े और कमेंट्स देखे और फिर ब्रिटिश राज के बारे में लिखना शुरू किया। पॉल स्कॉट अपनी टेट्रोलॉजी द राज क्वार्टेट की वजह से बहुत मशहूर है। द राज क्वार्टेट में 4 नॉवेल्स हैं, जिनमें सबसे पहले है द ज्यूवल इन द क्राउन, दूसरा है द डे ऑफ द स्कॉर्पियन, फिर तीसरा है द टॉवर्स ऑफ साइलेंस और चौथा है अ डिवीजन ऑफ द स्पॉइल्स। इनके अलावा भी स्कॉट ने बहुत सारे नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखी, लेकिन इनके ज़्यादातर वर्क्स की सेटिंग सब कॉन्टिनेंट में कॉलोनियलिज्म के दौरान रखी गई, यानी जब इंडिया पर अंग्रेज़ों का कब्जा था। इन्होंने अपने मोस्टली वर्क्स में कॉलोनियलिज्म, रेसिज्म और ऑपरेशन को हाईलाइट किया। अगर बात करें कि ये नॉवल क्यों लिखा गया है, इसके लिखने का क्या पर्पस यानी क्या मकसद है, ये एक हिस्टोरिकल नॉवल है जिसकी सेटिंग इंडिया में 1940s के टाइम पीरियड में रखी गई। इंडिया में इस टाइम ब्रिटिश राज था, सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट बढ़ रहा था, डिफरेंट कल्चर क्लैशेस चल रहे थे, इंडिया आज़ादी हासिल करने की कोशिश कर रहा था। 1942 में महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई ताकि ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर चले जाएं, लेकिन इसके नतीजे में वायलेंस पहले से ज़्यादा बढ़ गया। इंडियंस ने हड़तालें करना शुरू कर दी और हज़ारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लिहाजा हम नॉवल में देखेंगे कि किस तरह ये हिस्टोरिकल फोर्सेस कैरेक्टर्स की ज़िंदगियों पर असर करती हैं और कैसे कैरेक्टर्स पर्सनल और इमोशनल ट्रॉमा फेस करते हैं। 1984 में ITV पर इस नॉवल बेस्ड मिनी सीरीज़ भी बनाई गई। अगर बात करें इस नॉवल के इम्पोर्टेंट थीम्स की, तो सबसे पहले है कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जिस टाइम पीरियड में ये नॉवल सेट किया गया तब इंडिया पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। ब्रिटिशर्स कॉलोनाइजर्स थे जिन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज्ड किया, लिहाजा ये नॉवल कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज्ड के दरमियान क्लैश जाहिर करता है। इस नॉवल में एक फिक्शनल टाउन मायापुर क्रिएट किया गया है, जहां कॉलोनियल रूल के सारे एस्पेक्ट्स दिखाए गए हैं कि कैसे मायापुर के लोग ऑपरेशन, ब्रूटैलिटी, सोशल हायरार्की और वायलेंस फेस करते हैं। फिर है आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। ये नॉवल आइडेंटिटी पर भी सवाल उठाता है। नॉवल का कैरेक्टर हरी कुमार, जो एक इंडियन बॉय है लेकिन ये इंग्लैंड से पढ़ा है, यानी इंग्लैंड से हरी ने अपनी एजुकेशन रिसीव की और जब हरी इंडिया वापस आया तो इसे आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करना पड़े। इंग्लिश एजुकेशन की वजह से इसके साथ ब्रूटल ट्रीटमेंट किया गया, जिसकी वजह से ये इंडियन सोसाइटी में डिसकनेक्टेड फील करने लगा। फिर है रेसिज्म। इस नॉवल में रंग और नस्ल की बुनियाद पर कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज्ड के दरमियान का ताल्लुक भी जाहिर किया गया है। ब्रिटिशर्स इंडिया के लोगों को रंग और नस्ल की बुनियाद पर ऑप्रेस करते थे और कहते थे कि इंडियंस अनसिविलाइज्ड हैं, हम इनको सिविलाइज करने आए हैं। फिर है पॉलिटिकल अनरेस्ट और इंडिपेंडेंस। यूं मुल्क में पॉलिटिकल अनरेस्ट था। अगर बात करें टाइटल सिग्निफिकेंस की, तो टाइटल सिग्निफाई करता है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को, ज्यूवल सिंबलाइज कर रहा है इंडिया को और क्राउन सिंबलाइज करता है ब्रिटेन को, कि इंडिया ब्रिटेन के क्राउन में ज्यूवल था, यानी इंडिया ब्रिटेन के ताज में एक कीमती मोती था। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज किया और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि इंडिया सोशली और कल्चरली रिच लैंड थी। यूं इंडिया ब्रिटेन के क्राउन में एक ज्यूवल था, यानी ब्रिटेन के ताज में एक हीरा था। इस नॉवल में कोई ऑर्गेनिक प्लॉट नहीं है, ना ही कोई प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं।
कभी फ्लैशबैक्स बयान किए जाते हैं तो कभी स्टोरी प्रेजेंट टाइम में मूव करती है। और ये स्टोरी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स में नरेट की गई है। डिफरेंट कैरेक्टर्स इस स्टोरी को बताते हैं। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन तक शिफ्ट होता है और यूं कॉलोनियल सोसाइटी में डीप रूटेड टेंशन को हाईलाइट किया गया है। इस नॉवल में 2 मेजर इंसिडेंट्स हैं और दोनों 9 अगस्त 1942 को होते हैं। पहला इंसिडेंट मिस क्रेन के साथ होता है और दूसरा डेफनी मैनर्स के साथ। मिस क्रेन ब्रिटिश वुमन है और मायापुर में रहती हैं। मायापुर इंडिया में एक फिक्शनल टाउन क्रिएट किया गया है। मिस क्रेन यहाँ प्रोटेस्टेंट मिशन स्कूल की हेड मिस्ट्रेस हैं और बहुत ही काइंड और कंपैशनेट वुमन हैं और अपनी ड्यूटी बहुत ही ईमानदारी से करती हैं। मिस क्रेन 1885 में पैदा हुई तो कुछ अरसे बाद ही इनकी मदर की डेथ हो गई। मिस क्रेन के फादर ड्रिंकिंग करते थे, उनकी भी जल्द ही डेथ हो जाती है। मिस क्रेन के एक अंकल भी थे, वो इनकी फाइनेंशियल हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस क्रेन किसी भी तरह की मदद लेने से इनकार कर देती हैं और ये खुद स्ट्रगल करती हैं। 3 साल इन्होंने इंग्लैंड में मेड सर्वेंट के तौर पर काम किया और फिर इंडिया आ गईं। मिस क्रेन इंग्लिश काफ़ी अच्छी बोल लेती थी, इसलिए इन्हें इंडिया में प्रोटेस्टेंट मिशन स्कूल की हेड मिस्ट्रेस बना दिया गया। हर ट्यूसडे को ये अपने घर में पार्टी किया करती थी और इंडियन सोल्जर्स को बुलाया करती थी। ये पार्टी 5 से शाम 7 बजे तक होती थी। मिस क्रेन गांधी जी को बहुत पसंद करती थी, इसलिए इन्होंने दीवार पर गांधी जी की एक पिक्चर भी लगाई हुई थी जिसमें गांधी जी क्वीन को क्राउन पेश कर रहे थे। लेकिन फिर जब 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया कैंपेन चलाई तो मिस क्रेन ने गांधी जी को डिसलाइक करना शुरू कर दिया। अब वो गांधी जी को पसंद नहीं करती थी। 9 अगस्त 1942 को मिस क्रेन अपने कोलीग्स मिस्टर चौधरी और मिसिस चौधरी के साथ एक स्कूल विजिट करने जा रही होती हैं कि अचानक कुछ लोग उनकी गाड़ी को रोक लेते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि गाड़ी में एक इंग्लिश वुमन है तो वो गाड़ी पर हमला कर देते हैं, जिससे मिस क्रेन और मिस्टर चौधरी जख्मी हो जाते हैं। फिर वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है। इस ऑफिसर का नाम रोनाल्ड मैरिक है। ये आकर मिस क्रेन को बचाता है और हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ लेडी लुदमिला मिस क्रेन का ट्रीटमेंट करती हैं और उनका ख्याल रखती हैं। थोड़े अरसे बाद मिस क्रेन बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, नॉर्मल लाइफ की तरफ आती हैं और दोबारा से पार्टीज करना शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ डेफनी मैनर्स एक यंग इंग्लिश वुमन है जो वर्ल्ड वार 2 के दौरान लंदन में रह रही थी। 1940 और 1941 में जर्मन ब्लिट्स बॉम्बिंग कैंपेन हुई, यानी जर्मन्स अचानक किसी भी टाइम फ़िज़ाई धमाके करना शुरू कर देते थे। इसी बॉम्बिंग में डेफनी के फादर और मदर की डेथ हो जाती है। डेफनी एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन जंग की तबाहियों ने डेफनी के जहन पर गहरा असर किया। तो डेफनी के डॉक्टर ने उसे कहा कि वो ये स्ट्रेसफुल काम छोड़ दे और पीसफुल इन्वायरमेंट में रहे। लिहाजा डेफनी ये जॉब छोड़कर इंडिया आ जाती है। इंडिया में डेफनी की एक आंट रहती थी जिसका नाम एथल मैनर्स था। एथल मैनर्स रावलपिंडी में रहती थी। अब रावलपिंडी पाकिस्तान के सूबा पंजाब का शहर है। एथल मैनर्स को डेफनी के लिए रावलपिंडी का इन्वायरमेंट भी सूटेबल नहीं लगता, तो वो डेफनी को 130 किलोमीटर के फासले पर वेस्ट बंगाल में मायापुर में भेज देती है। मायापुर में डेफनी लेडी चैटर्जी के पास आ जाती है। लेडी चैटर्जी मैग्रेगर हाउस में रहती हैं। ये घर काफ़ी पुराना है। 18th सेंचुरी में इस घर को बनाया गया और अब ये किसी म्यूज़ियम की तरह लगता था। डेफनी भी इस घर में रहने लगती है और यहाँ डेफनी की मुलाकात हरी कुमार से होती है। हरी कुमार एक इंडियन बॉय है और मायापुर गैजेट में जर्नलिस्ट है। हरी इंडिया में पैदा हुआ था, लेकिन इसकी एजुकेशन इंग्लैंड से थी। हरी चिलिंगब्रो स्कूल में पढ़ा हुआ था और ये वही स्कूल था जिसमें डेफनी का भाई भी पढ़ता था। हरी के फादर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, लेकिन उन्हें बिजनेस में काफ़ी नुकसान हुआ और इसी वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी, यानी सुसाइड कर लिया। हरी वापस इंडिया आ गया, लेकिन अपनी इंग्लिश एजुकेशन की वजह से हरी को इंडियन सोसाइटी में बहुत इश्यूज फेस करना पड़े
और डेफनी भी चूंकि इंग्लिश वुमन थी तो उसे भी इंडियन सोसाइटी में रेसिज्म जैसे इश्यूज फेस करना पड़े। डेफनी हैरी को पसंद करने लगी थी, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर रोनाल्ड मैरिक भी डेफनी को पसंद करता था। यूं इनके दरमियान एक लव ट्रायंगल थी। फिर एक रात डेफनी और हैरी बीबीगर गार्डन्स में मिलते हैं। ये रात 9 अगस्त 1942 की थी और इसी रात एक इंडियन ग्रुप इन पर हमला कर देता है। वो लोग हैरी को मारते हैं और बांध देते हैं। फिर डेफनी का मल्टीपल टाइम्स रेप किया जाता है। डेफनी पुलिस को बताने से इनकार कर देती है और हैरी को भी कहती है कि वो ये बात किसी को न बताए, क्योंकि डेफनी जानती थी कि इसका शक हैरी पर किया जाएगा। हैरी एक इंडियन बॉय है और ऐसा ही होता है। रोनाल्ड मैरिक को जब इस रेप के बारे में पता चलता है तो वो हैरी को पकड़कर जेल में बंद कर देता है। डेफनी हैरी को आज़ाद करवाने की पूरी कोशिश करती है। पहले तो डेफनी कहती है कि वो उन आदमियों को नहीं जानती और ना ही आइडेंटिफाई कर सकती है, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। लेकिन मैरिक सेटिस्फाई नहीं होता तो डेफनी कहती है कि वो अटैकर्स मुस्लिम्स थे, जबकि हैरी हिंदू है, इसलिए हैरी को छोड़ दिया जाए। हैरी इस दौरान कुछ नहीं बोलता, वो बिल्कुल चुप रहता है, क्योंकि डेफनी ने उसे चुप रहने को कहा था। फिर डेफनी कहती है कि हैरी को छोड़ दिया जाए, वरना वो कहेगी कि जिन आदमियों ने उसका रेप किया है वो इंग्लिश आदमी थे। इस बात पर मैरिक ये केस क्लोज कर देता है, लेकिन फिर भी हैरी पर कई दूसरे चार्जेस लगा देता है कि हैरी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को रोक रहा है, इसलिए उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ डेफनी प्रेग्नेंट हो जाती है और उम्मीद करती है कि ये बच्चा हैरी का होगा, लेकिन ये रेप करने वालों में से किसी का भी हो सकता था। डेफनी वापस अपनी आंट एथल के पास आ जाती है और यहाँ चाइल्ड बर्थ के दौरान डेफनी की डेथ हो जाती है। डेफनी के बेबी का नाम पार्वती रखा जाता है। पार्वती की फिजिकल रिजेम्बलेंस हैरी जैसी थी, जिससे आंट एथल को लगता है कि शायद ये हैरी की ही औलाद है। इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है। अगर बात करें इस नॉवल के इम्पोर्टेंट सिंबल्स की, तो सबसे पहले है क्राउन, जो सिंबलाइज करता है इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल पावर और अथॉरिटी को। फिर है मायापुर, जो फिक्शनल टाउन है। ये माइक्रोकोज्म है, यानी एक छोटी सी दुनिया क्रिएट की गई है जो पूरे इंडिया के सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल इश्यूज की रिप्रेजेंटेशन है, यानी मायापुर में इंडिया के पूरे हालात को दिखाया गया है। फिर है बीबीगर गार्डन्स, जहां डेफनी का रेप किया गया था। ये सिंबलाइज करता है ब्रूटैलिटी और वायलेंस को। फिर है हैरी की इंग्लिश एजुकेशन, जो सिंबलाइज करती है हाइब्रिड कल्चर और आइडेंटिटी क्राइसिस को। व्यूअर्स, अब अच्छी बात यह है कि आप इस नॉवल के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।